अच्छा जी। सो फार हमने क्या कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात कर ली है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन की बात कर ली है, उसके पूरे प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं, और हमने ये भी बात कर ली है कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स यूजिंग मार्कर जीन्स। आज हम लोग बेसिकली दो अहम प्रोसेसेस करने लगे हैं विच आर पार्ट ऑफ genetic engineering only, which are PCR, एंड हम देखेंगे आज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप लोगों की फिर भी फेमिलियरिटी होगी बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप अमीन्स वाला टॉपिक करते हो तो अमीनो एसिड्स की सेपरेशन के लिए आप इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक देख रहे हो, तो सो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू डीएनए देख रहे होंगे, बट काफी हद तक सिमिलर मैकेनिज्म है। सो इफ यू आर फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद द केम वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो फिर बायो वाला इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपके लिए बहुत आसान होगा। अच्छा जी। दूसरा ये कि आई थिंक सो समबडी आस्क्ड अमंगस्ट यू कि हमारे पास जो हम अटेनुएशन करते हैं पैथोजेंस की टू फॉर्म वैक्सीनेशंस, इज दैट आल्सो अ प्रोसेस रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो इन द करंट मॉडर्न एरा, यस, हमारे पास हम बेसिकली जो स्पेसिफिकली जो वायरसेस के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन्स बन रही होती हैं, उनमें हम यूजुअली क्या करते हैं, जो वायरल डीएनए होता है उसमें क्या कहते हैं चेंजेस कर रहे होते हैं, उसमें एडिशन डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं, हम जीनोम चेंज कर रहे होते हैं। एंड इट्स जस्ट फॉर वायरसेस, इट्स ऑल्सो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। बट यस, पुराने जमाने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं होता था, जीन्स को चेंज नहीं कर रहे होते थे हम पैथोजेंस की टू मेक वैक्सीनेशंस। बट नाउ इन द करंट मॉडर्न एरा, हमारे पास क्या कहते हैं जो अटेनुएशन ऑफ पैथोजेंस होता है टू फॉर्म वैक्सीनेशंस, उसमें हम बिल्कुल पैथोजन का जीनोम ऑल्टर कर रहे होते हैं, एंड हेंस इट वुड कम अंडर द सब हेडिंग ऑफ genetic engineering or gene technology. So I hope that answers the question. अच्छा, सबसे पहले we are gonna do PCR today. PCR basically, because we've seen the COVID era, we are quite familiar with this term PCR. जब हमारे पास क्या कहते हैं when COVID was on the rise, तो जो हमारे पास क्या कहते हैं हम टेस्ट कर रहे होते थे to diagnose COVID, वो क्या होता था, PCR टेस्ट होता था. So one application of PCR is in diagnostic testing. किस तरह से होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट पीसीआर इन इट सेल्फ इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वायरसेस और सर्टेन पैथोजेंस, बट इट आल्सो हैज ग्रेटर पर्पसेस जिसकी हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में बात कर रहे होंगे। पीसीआर बेसिकली स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाउ थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं और हम इसको मैं लिंक करूंगी विद समथिंग दैट वी हैव डन प्रीवियसली एज वेल। हमने एक क्या कहते हैं जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था जीन टैग का टॉपिक, सो आई बेसिकली सेड कि हमारे वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स होता है इन जीन टैग, या जब हमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक वाला बनाना होता है तो हम अपनी डिजायर्ड जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट? अब हम प्रेफर क्या कर रहे होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो इफेक्टिवनेस है, जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा सके। सो व्हाट वी डू इज कि हमने एक जो डिजायर्ड जीन है वो उसकी ओरिजिनल जो सोर्स है उससे हमने ले ली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंसुलिन की डिजायर्ड जीन ले रहे हैं तो हमने पैंक्रियाटिक मेमेलियन सेल से वो इंसुलिन की जीन ले ली। एक सेल से हमने एक जीन ली, it's an easier process in comparison to obtaining 500 genes from 500 different cells. So एक जीन हमने, हाँ, हमारे लिए लेना, एक जीन एक्सट्रैक्ट करना आसान काम है, लेकिन एक जीन से हम एक ही आरडीएनए बना सकते हैं, और एक ही आरडीएनए से फिर हम क्या कहते हैं एक ही ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे। और फिर ऑब्वियसली हम उसको क्लोन बहुत ज्यादा, उसकी क्या कहते हैं उस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग करके हम बहुत ज्यादा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बट व्हाट इफ हम ऐसा करें कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बहुत सारे बना लें, सिर्फ एक आरडीएनए ना बनाए बल्कि हम बहुत सारे आरडीएनए बना लें, तो उसके लिए हमें फिर बहुत सारी क्या कहते हैं जीन्स भी चाहिए होंगी। और अभी मैंने कहा कि इट इज रिलेटिवली इजी कि हम जितनी कम जीन्स एक्सट्रैक्ट करें उतना बेहतर है। यस, इज देयर अ क्वेश्चन अमर? Yes, can you hear me? यस। Yes, अगर क्लोनिंग करेंगे तो आरडीएनए भी बढ़ेगा ना? हाँ, हमारे पास क्या कहते हैं जब ऑर्गेनिजम्स बड़े होंगे ना, तो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आरडीएनए है
वो ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स ही बढ़ रहे हैं। बट हम क्या कह रहे हैं कि वो तो हमारे पास बाद में प्रोसेस होता है ना, कि हमारे पास जब आरडीएनए एक ऑर्गेनिज्म ने ले लिया, उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास जो हमारे सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम मार्कर जीन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्लोनिंग करके हम वो ऑर्गेनिजम्स बढ़ा रहे हैं। बट अगर मैं खाली एक आरडीएनए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्या कहते हैं अपने उस मिक्सचर में, जिसमें हम क्या कहते हैं बैक्टीरिया को और आरडीएनए को कम मिलाते थे, तो एक आरडीएनए ऐड करना एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव या एक बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एफिशिएंट बात तो नहीं है। व्हाई नॉट वी ऐड लॉट्स ऑफ आरडीएनए, इससे हमारे पास ज्यादा आरडीएनए होंगे और ज्यादा बैक्टीरिया क्या कहते हैं उसको टेक इन कर सकते हैं। एक आरडीएनए का मतलब है खाली एक बैक्टीरिया आरडीएनए लेने का चांस रखता है। अगर मैं आरडीएनए बढ़ा दूंगी तो इवन एट दैट फर्स्ट स्टेप मैं ज्यादा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बना सकती हूँ इफ आई हैव मोर आरडीएनए। इज दिस मेकिंग सेंस समवन? ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम खाली एक आरडीएनए ना बनाएं, बहुत सारे आरडीएनए बना लें, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जीन्स भी तो चाहिए होंगी। बार बार किसी मेमेलियन सेल से या किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए से जीन्स अगर हम एक्सट्रैक्ट करते रहे तो ये कोई बहुत एफिशिएंट बात नहीं हुई, और ये थोड़ी सी क्या कहते हैं मुश्किल काम भी है। सो व्हाई नॉट हम एक जीन लें, और जैसे हम फोटोकॉपी की दुकान पर जाके ओरिजिनल बुक की बहुत ज्यादा फोटोकॉपीज निकलवा सकते हैं, व्हाई नॉट वी जस्ट एक्सट्रैक्ट वन सिंगल जीन और एक जीन की बहुत ज्यादा फोटोकॉपीज बना ले हम लैब के अंदर आर्टिफिशियली। सो वोंट दैट बी बेटर ऑप्शन, वोंट दैट बी अ मोर feasible way to having a lot of genes? So that's basically what PCR does for us. फोटोकॉपी मतलब कैसे, फोटोकॉपी का पूरा प्रोसेस ही एक्चुअली पीसीआर है। सो लेट्स से हमारे पास हमने एक जीन ले ली, ठीक है, वी हैव अ जीन, दिस इज आवर डिजायर्ड जीन, ठीक है। ये मेरे पास अभी एक जीन मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अपने क्या कहते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म से मुझे डिजायर्ड जीन चाहिए थी, वो हमने ले ली क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म से। नाउ वी नीड टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ दिस डिजायर्ड जीन। हमें एक जीन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी ऐसी जीन्स की कॉपीज बनानी है। आई नीड मोर कॉपीज ऑफ दीज जीन्स, हाउ वुड आई डू दैट इन द लैब? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम सिर्फ एक जीन से मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। नो दिस इज नॉट आर डीएनए, दिस इज बेसिकली नॉर्मल डीएनए की जीन जो हमने एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ जीन, दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। क्या नाउ मुझे इस जीन की बहुत ज्यादा कॉपीज बनानी है। आई नीड टू एम्पलीफाई द नंबर ऑफ माई डिजायर्ड जीन। तो मैंने क्या कहते हैं एक जीन एक्सट्रैक्ट कर ली ना। हमारे पास थोड़ा सा एएस में जाते हैं, और एएस में क्या होता था कि हमने प्रोसेस पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? तो हमारे पास टेक्निकली ये क्या है, मेरे पास ये एक जीन एक डीएनए का सेक्शन ही है। जीन एसेंशियली इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अगर मैं इस जीन की बहुत सारी रेप्लिकेशंस करवा दूं तो क्या मेरे पास आइडेंटिकल जीन्स बन जाएंगी? डू यू ऑल एग्री? कुछ रिकलेक्शन है एएस के वाले डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर थोड़ी बहुत? ठीक है। तो कुछ सिमिलर ही प्रोसेस हो रहा होता है पीसीआर में। किस तरह से कि हमारे पास एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, एक सेक्शन ऑफ डीएनए है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं? हम बुला रहे हैं हमारा डिजायर्ड जीन। हमें ऑब्वियसली कोई भी प्रोसेस करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज जो हमें चाहिए वो जीन चाहिए, ओरिजिनल टेम्पलेट डिजायर्ड जीन चाहिए, उसी की हम कॉपीज बनाएंगे। एक ही हमारे पास हो गई। अब हमारे पास जो यूजुअली हमारी एंजाइम हम यूज कर रहे होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, वो होती है डीएनए पॉलीमरेज, राइट? डीएनए पॉलीमरेज इज अ मेमेलियन, इज अ ह्यूमन एंजाइम। और हमारी जितनी भी एंजाइम्स होती है ना, वो कहाँ पर होती हैं? वो हमारे पास हमारी बॉडी में होती है। तो उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी वाला ही ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, विच इज बिटवीन 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। उसके बियॉन्ड फिर वो डी नेचर करना शुरू कर देती हैं। सो एक तो हमारे पास हम नॉर्मल जो ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज है या जो मेमिलियन डीएनए पॉलीमरेज है वो यूज नहीं करते। हम एक अलग तरह की, एक स्पेशल तरह की पॉलीमरेज यूज करते हैं जो हमें एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से लेता है। उस पॉलीमरेज का नाम होता है टैक पॉलीमरेज। काम वो एग्जैक्ट वही करती है ह्यूमन पॉलीमरेज वाला, विच इज कि हमारे पास जो एडिशनल नए न्यूक्लियोटाइड्स हैं फॉर द न्यू डीएनए स्ट्रैंड, उसके जो हमारे
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं जो हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनानी होती है, बिल्कुल टैग पॉलीमरेज यही काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या यूनिक है या ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोकैरियोट होता है जिसका नाम होता है थर्मोफिलस। एंड आई डोंट थिंक सो यू शुड नो दिस थिंग, बट जनरल नॉलेज के लिए आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। ये पता होना चाहिए कि टैग पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया से आ रही होती है। कौन से बैक्टीरिया से आ रही होती है ये इतना क्या कहते हैं, या इट्स बेसिकली अ वेरी ओल्ड प्रोटोक्टिस्ट। सो बिल्कुल अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोक्टिस्ट कह रही हूँ, प्रोकैरियोट होता है हमारे पास थर्मोफिलस एक्वाटिकस। सो इट्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट्स एंशिएंट बैक्टीरिया। अच्छा जी, तो थर्मोफिलस का टी, ए और क्यू लेकर हमने इसका शॉर्ट बना लिया टैग पॉलीमरेज। हमारे पास थर्मोफिलस एक्वाटिकस जो ऑर्गेनिज्म है ये रहता है हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स आर बेसिकली नॉट एज हॉट एज वॉल्केनोस, बट हमारे पास जहां जहां क्या कहते हैं वॉल्केनिक साइट्स होती हैं वहां वहां पे हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स भी बहुत कॉमन होते हैं। सो दे आर वेरी हॉट हैबिटेट, लाइक जलता हुआ किस्म का वहां का टेम्परेचर होता है। तो ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट होता है थर्मोफिलस एक्वाटिकस, ये उन हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करता है। तो वो अगर हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव कर रहा है तो उसकी जो एंजाइम है उसका भी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा। वो हमारी तरह 30-35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस वाला ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं होगा। उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर वुड बी 100+ की रेंज में, ठीक है। सो एक तो हमें डिजायर जीन चाहिए, एक हमें चाहिए टैग पॉलीमरेज। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, न्यू वी नीड टू मेक न्यू आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज, वी नीड टू मेक न्यू आइडेंटिकल जीन कॉपीज। तो हमारे पास अगर मुझे इससे बहुत ज्यादा आइडेंटिकल लुकिंग डीएनए सेगमेंट्स बनाने हैं, आइडेंटिकल लुकिंग जीन्स बनानी है, तो मुझे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे। बिकॉज हमारे पास जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं के दरमियान हमारे पास क्या कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन सकती है। दिस इज समथिंग दैट वी स्टडी इन एएस। एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर याद हो फ्रॉम एएस, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। दिस इज योर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड। बट एन एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड हैज टू एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स, इन टोटल 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होता है। ये आपका होता है एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड, जो कि आपको क्या कहते हैं कुछ जगहों पर टेक्स्ट बुक्स में आपको इसका दूसरा नाम भी नजर आ रहा होगा, which is basically DNTPs। DNTPs कोई नई चीज नहीं है, मैं इसका नाम पूरा जब लिखूंगी, इसकी फुल फॉर्म लिखूंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बेसिकली बहुत ही साइंटिफिक या टेक्निकल टर्म है एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड के लिए। सो डी स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। So deoxyribonucleotide triphosphate is simply an activated nucleotide। तो DNTPs लिखो या activated nucleotides लिखो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती हैं प्राइमर्स चाहिए होता है। अब प्राइमर्स क्या है, प्राइमर्स इज समथिंग जो हमने क्या कहते हैं डिस्कस नहीं किया हुआ होता पहले, वी आर नॉट वेरी फेमिलियर विद द टर्म प्राइमर्स। बट प्राइमर्स बेसिकली हमारे पास शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, short strands of nucleotides होते हैं, and they're usually, actually not usually, they are single stranded, so they are short single stranded nucleotides। अब हमें इनकी क्या जरूरत है, I would just explain it in a bit, but that's all we need to start the process of PCR। हमें desired gene चाहिए होती है, हमें एक एंजाइम चाहिए होती है टैग पॉलीमरेज, जो कि हम थर्मोफिलस एक्वाटिकस से एक्वायर कर रहे होते हैं। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत हाई होता है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करता है। हमें एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होते हैं जिनको हम डीएनटीपीज भी बुलाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। हमें प्राइमर्स चाहिए होते हैं विच आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड। एंड हमें एक और चीज चाहिए होती है, बफर सोल्यूशन। यस, वी नीड अ बफर सोल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है। सो उस एंजाइम का जो पीएच है उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें एक बफर सॉल्यूशन चाहिए होती है, एक ऐसी बफर सॉल्यूशन
विच हैज द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एंजाइम। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं पीसीआर के प्रोसेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है हमारी रिक्वायरमेंट्स? किसी भी रिक्वायरमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन? वो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जब हम प्रोसेसेस पढ़ते हैं ना, आई एक्सप्लेन इट देन। अच्छा, just let me copy paste the picture of the process. Just give me a second. Yeah, DNTPs are your activated nucleotides. With edited, understand the transition from the third point to the fourth point. Basically, primers वाली बात ही समझ रहे हैं ना? Primers वाली बात I'll just explain जब हम process पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, process में भी पढ़ाऊंगी तो मैं explain कर देती हूँ fourth वाला point। हमारे पास एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड ही नया डीएनए स्ट्रैंड बना सकते हैं। एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड विद जस्ट वन सिंगल फॉस्फेट बॉन्ड कैन नॉट मेक अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड वी नीड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अच्छा जी। अगर क्विकली हम रिकॉल करें डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम एएस, लेट्स से हमारे पास क्या कहते हैं, ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, इनके दरमियान क्या हुई हुई है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। सबसे पहले क्या होता था जब हमारे पास क्या कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता था, वी हैड टू अनजिप द टू स्ट्रैंड्स। हमें इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान की जो बॉन्डिंग होती थी वो हमें अनजिप करनी होती थी, वो हमें ब्रेक करनी होती थी, ताकि हमारे पास जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाए एंड बोथ कैन सर्व एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ये जो अनजिपिंग या अनवाइंडिंग वाला प्रोसेस होता था उसके लिए हमें कौन सी एंजाइम चाहिए होती थी? डीएनए हेलिकेज चाहिए होती थी। यू ऑल रिमेम्बर दैट? मैं जल्दी से डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस का एक ओवरव्यू दे रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली होती किस तरह से थी इन एएस। क्लियर है? कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट? ओके, नाउ इन पीसीआर हम डीएनए हेलिकेज यूज नहीं करता। क्यों नहीं यूज करता? बिकॉज देखो, हमारे पास हमें जितनी ज्यादा एंजाइम्स चाहिए होंगी ना उतनी ज्यादा कॉस्ट पड़ेगी हमारे प्रोसेस की। सो डीएनए अगर हेलिकेज हम यूज नहीं कर रहे, सो हाउ आर वी अनजिपिंग आवर डीएनए सेगमेंट, हाउ आर वी अनजिपिंग आवर जीन एंड हाउ आर वी गोना मेक न्यू कॉपीज फ्रॉम इट? क्योंकि हमें टेम्पलेट चाहिए होता है ना, और हमारे पास टेम्पलेट एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक सिंगल स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह सर्व कर रहा होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो दूसरा टेम्पलेट बना रहा होता है। तो हमें तो अपनी जो सेक्शन ऑफ डीएनए है जब तक हम उसको अनजिप नहीं करेंगे, अनवाइंड नहीं करेंगे, हमारे पास एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आकर लगना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और हमारी शुगर फॉस्फेट बैकबोन नहीं बन पाएगी। तो अनजिपिंग ऑफ आवर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम हेलिकेज एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? नाउ एसेंशियली हमारे पास क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर बेसिकली इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट? हमारे पास ये वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। हमारे पास कोई भी बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करना है, कोई भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें ओवरकम करनी है, और अगर हम उसके लिए एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक तरीकाकार क्या होता है कि हम बहुत हीट प्रोवाइड करते हैं। इफ वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हीट टू अ मॉलिक्यूल, उसके दरमियान के जो बॉन्ड्स हैं वो ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। So instead of using DNA helicase, what we do is हम अपने क्या कहते हैं जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसको हम किस तरह से अनजिप करते हैं? हम एक प्रोसेस होता है डीनेचरेशन, और उसमें क्या होता है, वी हीट द डीएनए टू 95 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए, पीसीआर के तीन प्रोसेसेस होते हैं, तीनों प्रोसेसेस डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होते हैं। यू शुड बी वेल वर्स्ड इन व्हाट प्रोसेस अकर्स एट व्हाट टेम्परेचर। ना हमारे पास जैसे ही हम डीएनए को 95 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाएंगे, मतलब वो जिस मीडियम में डीएनए प्रेजेंट है, हम उस मीडियम की जो हीट है उसको जब 95 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दोज हाइड्रोजन बॉन्ड्स वुड अब ब्रेक ऑफ। हमारे पास जो वो बेस पेयरिंग है विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से जो हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, अब वो डिसोसिएट कर जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो पहली चीज हमने क्या कर दी, हमने अपने दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स अलग अलग कर दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के दरमियान के तोड़ दिए। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमारे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग आकर ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ लगे
और जो हमारी टैक पॉलीमरेज एंजाइम है वो उनके दरमियान शुगर फॉस्फेट बैकबोन बना दे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बना दे, और हमारे पास क्या कहते हैं, नया जीन प्रोड्यूस हो जाए. Is that what we want? That the DNA polymerase base, sorry, the Taq polymerase basically makes the sugar phosphate backbones of the activated nucleotides, which would form complementary base pairing with the template strand. That's exactly what should happen. Yes, Mutahar? Okay, I'll repeat this again. हमारे पास अगर मुझे इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो इस जीन के जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं उनके लिए मुझे क्या करना होगा. उनके लिए जो मेरे पास मेरे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आकर लगना शुरू हो जाएंगे. इज दैट व्हाट विल हैपन मुताहर? दीज आर योर एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स. नाउ दैट्स नॉट इनफ. हमें क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनानी है ना. शुगर फॉस्फेट बैकबोन जब तक नहीं बनेगी तो हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बने चाहिए, और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हमारी जो पॉलीमरेज है, जो हमारी टैक पॉलीमरेज है, लेट्स से दिस इज द टैक पॉलीमरेज, वो क्या करेगी, वो बेसिकली मूव करेगी, और वो जैसे जैसे मूव करती जाएगी वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाती जाएगी. दैट इज व्हाट विल हैपन मुताहर. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग. अब द कैच ओवर हियर इज कि हमारे पास जो ये टैक पॉलीमरेज एंजाइम है ना, ये खुद से आकर नहीं लग सकता. एक एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को खुद से आकर एसोसिएट करना स्टार्ट नहीं कर सकती. इसको प्राइमर्स चाहिए होता है. अगर प्राइमर्स होंगे तो ये प्राइमर से बाइंड करेगी, और फिर ये अपना क्या कहते हैं कैटालिसिस शुरू करेगी. सो प्राइमर्स क्या थे? प्राइमर्स वर बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड. सो बहुत शॉर्ट से हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लेट्स से प्राइमर्स है जो कि एंड्स पर आकर लग जाएंगे, और हमारी टैक पॉलीमरेज इनसे आकर एसोसिएट करेगी, और जब इनसे आकर एसोसिएट करेगी तो अब हमारी टैग पॉलीमरेज मूव करना स्टार्ट करेगी, और फिर एक एक करके हमारे जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे, एंड द टैग पॉलीमरेज वुड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द प्राइमर्स एंड. और ये मूव करते 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 जहां जहां ये मूव करती जाएगी ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन कंप्लीट करती जाएगी. इज दिस क्लियर? Primers are necessary for the Taq polymerase to associate at one end, जहां से हमें नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस स्टार्ट करना है. सो ये क्या है? ये आपके प्राइमर्स हैं. The primers will basically guide the movement of the Taq polymerase. Taq polymerase directly activated nucleotide से नहीं इनिशिएट कर सकती प्रोसेस. उसको प्राइमर्स चाहिए, वो प्राइमर्स से ही बाइंड करेगी, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड से बाइंड नहीं करेगी. एंड दैट इज व्हाई वी नीड प्राइमर्स. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? वी नीड मेनी प्राइमर्स बिकॉज हमारे पास अभी तो मैं आपको खाली वो दिखा रही ना कि ये तो बहुत सिंपल करके मैं आपको दिखा रही हूँ. जब हम लैब में बना रहे होते हैं ना तो हमें एक साथ विद इन एन आवर कोई मिलियंस ऑफ कॉपीज चाहिए होती हैं. तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम 3-4 जीन्स डाल देते हैं और हमारे पास हम बहुत सारे क्या कहते हैं प्राइमर्स डाल देंगे. बहुत सारे एज इन लाइक 5, 6 या 7 स्ट्रैंड्स ऑफ प्राइमर्स डाल देंगे, और फिर हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और एम्प्लीफिकेशन होती रहेगी. ये जो प्रोसेस है ना ये रिपीट होता रहेगा. सो इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग जब तक हम लेबोरेटरी में ये प्रोसेस क्या कहते हैं रिपीट करते रहे. ना हमारे पास मैंने आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस बताया. सबसे पहले मैंने डीनेचरेशन की बात की कि डीनेचरेशन क्या है, हम अपने डीएनए को बहुत हाई हीट प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए सेगमेंट है जीन, उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक ऑफ कर जाए, सो दैट हमारे पास जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो अलग अलग हो जाए. फिर हमारे पास जो एंड्स ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ आकर लग जाएंगे प्राइमर्स. ये जो प्रोसेस होता है ना जब हमारे पास क्या कहते हैं प्राइमर्स आके पेयर अप करते हैं विद
द एंड। अच्छा, हमारे पास जो प्राइमर्स होता है ना, वो हमेशा कौन से वाले एंड पे आते हैं? वो 3' एंड पर ही आकर लगता है। सो द प्राइमर्स वुड एसोसिएट एट द 3' एंड। ये वैसे इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस के लिए, सो लेट इट बी। बट हमारे पास प्राइमर्स बेसिकली आकर एसोसिएट करेंगे विद द एंड्स ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो प्रोसेस होता है इन विच द प्राइमर्स एसोसिएट विद द डीएनए स्ट्रैंड, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं अनीलिंग। और ये वाला जो प्रोसेस है इन विच द प्राइमर इज एसोसिएटिंग और पेयरिंग अप विद द डीएनए विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हमारे पास हो रहा होता है एट 65 डिग्री सेल्सियस। And once the annealing process has taken place, the primers have basically paired up at their respective ends. फिर हमारे पास जो हमारी टैग पॉलीमरेज है, वो क्या करना शुरू करती है? वो फिर हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देती है। इस मूवमेंट को, जब हमारे पास क्या कहते हैं, नया स्ट्रैंड बन रहा है, उस प्रोसेस को हम बुला रहे होते हैं इलोंगेशन या फिर पॉलीमराइजेशन। और जो ये इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, दैट टेक्स प्लेस एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो पहले डिनेचरेशन होगी, फिर हमारे पास अनीलिंग होगी, फिर हमारे पास इलोंगेशन होगी। ठीक है, आई विल शो दिस ऑन अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर एज वेल। ये हमारे पास इसका एक ग्राफ होता है, उसमें बहुत अच्छे से ये चीज एक्सप्लेन होती है। ओके, सो हमारे पास इट्स टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। ओवर हियर वी हैव आवर डिजायर्ड जीन, ये हमारी डिजायर्ड जीन है। ठीक है, अब हमारे पास डिजायर्ड जीन है। अब इस डिजायर्ड जीन का जो हम टेम्परेचर है वो हम राइज कर रहे हैं अप टू 95 डिग्री सेल्सियस। और 95 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके दरमियान जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट रहे हैं और हमारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डिसोसिएट कर गया है इनटू सेपरेट टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। फिर हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 50 पर कर दिया, बट इन योर सिलेबस जो एनीलिंग का प्रोसेस है वो 65 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, सो फॉर योर सिलेबस आपको 65 डिग्री सेल्सियस याद रखना है एनीलिंग का टेम्परेचर। एनीलिंग में क्या हो रहा है? आपके जो प्राइमर्स हैं, प्राइमर्स आर बेसिकली शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। यस, सो प्राइमर्स आर योर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये क्या कहते हैं? एंड्स पर आकर बाइंड करता है। So the binding of the primers at the respective template strands ends, that's the process of annealing. एक दफा हमारे पास प्राइमर आके लग गया एंड्स पर, तो अब हमारी जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो बाइंड कर सकती है। और जब वो बाइंड कर सकती है तो हमारे पास फिर इट वुड ऐड द डीएनए, एक्टिवेटेड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, और उनकी क्या कहती हैं, जो इलोंगेशन या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है वो हो सकता है, जिसको यहाँ पर प्राइमर एक्सटेंशन बोला गया है, बट इट इज सेम एज इलोंगेशन और पॉलीमराइजेशन, एंड दिस टेक्स प्लेस एट 72 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? हमारे पास बेसिकली जो टैग पॉलीमरेज है ना, इट कैन नॉट इवेंचुअली बाइंड टू अ प्रोमोटर, क्योंकि हम डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर रहे हैं, हम टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। तो जो टैग पॉलीमरेज है ना, वो बाइंड ही प्राइमर से कर सकती है। उसकी इनिशिएशन का जो प्रोसेस है ना, वो प्राइमर से स्टार्ट होता है, वो प्रोमोटर से बाइंड नहीं करती जिस तरह से हमारी डीएनए पॉलीमरेज करती है। सो बिकॉज टैग पॉलीमरेज की जो एसोसिएशन है या इनिशिएशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए प्राइमर्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से हम प्राइमर्स को ऐड कर रहे होते हैं इन द पीसीआर का पूरा मैकेनिज्म। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? um Dark polymerase forms phosphodiester bonds between the new activated nucleotides, and the new activated nucleotides form complementary base. Yes, totally. That is what happens, Aman. So, अच्छा, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। इसकी ये 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारे पास जो प्रोसेस है, इट इज इन 3 हाफ। डीनेचरेशन होती है, एनीलिंग होती है, पॉलीमराइजेशन या इलोंगेशन का प्रोसेस होता है। इनके टेम्परेचर्स आपको पता होना चाहिए। डीनेचरेशन अकर्स एट 95 डिग्री सेल्सियस, आपका annealing occurs at 65 डिग्री सेल्सियस, एंड द elongation वाला प्रोसेस occurs at 72 डिग्री सेल्सियस।
एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर एज सच आपसे पूछी नहीं जाती, यस रायमा, बट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वो पूछें कि आप पीसीआर हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे होते हैं, कैसे कैसे यूज कर रहे होते हैं, सो आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन दैट। हमारे पास हम खाली टैग पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, हम और कोई एंजाइम यूज नहीं कर रहे होते इन पीसीआर। और टैग पॉलीमरेज खाली हमारी पॉलीमराइजेशन वाले स्टेप में यूज हो रही होती है, ठीक है, देयर इज नो अदर एंजाइम। प्राइमर तो नेचुरली क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैकेनिज्म से एसोसिएट कर रहे होंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वजह से हमें वहां पर एंजाइम नहीं चाहिए होती। ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर मैं बता देती हूँ जल्दी से। एक तो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन कर दी थी, हमारे पास मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में यूज कर रहे होते हैं हम। कोई भी हमें क्या कहते हैं पैथोजन को आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम यूज कर रहे होते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा, इतनी डिटेल में आएगा नहीं, बट इन केस सजेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, सजेस्ट हाउ पीसीआर इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशंस, तो हमारे पास यूजुअली ये वायरल डिजीजेस के लिए होता है। नाउ कैन यू गाइस टेक अ मिनट एंड थिंक कि पीसीआर से हम वायरल डिजीजेस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। टेक अ मोमेंट एंड गिव मी योर सजेशंस। लुक एट व्हाट्स हैपन। पीसीआर का पर्पस क्या था, पीसीआर का पर्पस होता है किसी भी डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करना, उसकी न्यूमरस कॉपीज बनाना। विद इन एन आवर हम कोई 9 to 10 मिलियन कॉपीज बना सकते हैं एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट की जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो हाउ कैन वी diagnose viral diseases from a process which is simply responsible to amplify the number of copies of a particular DNA segment? Mm, not really, Rahima. Take a moment to think viruses किस तरह से हमारे host cells को infect करता है. How do viruses attack host cells? Viruses का क्या mechanism होता है, क्या action होता है जब वो किसी host cell के अंदर आ जाता है? Why do viruses need a host cell in the first place? Can viruses replicate their DNA outside of a host cell? They don't, right? होता क्या है जब वायरस अपना डीएनए इंसर्ट कर या अपना आरएनए भी इंसर्ट कर देता है, वो कोई भी अपना उसको व्हाटएवर जेनेटिक मटेरियल वो इंसर्ट करता है होस्ट सेल में, वो जेनेटिक मटेरियल अगर तो डीएनए है तो वो डायरेक्टली हमारे होस्ट सेल डीएनए का पार्ट बन जाता है, और हमारे पास जो वायरस का जीनोम है उसका एमआरएनए बनना शुरू हो जाता है और उसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इज दैट व्हाट हैपेंस? और अगर आरएनए वायरस है तो वो पहले आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए में कन्वर्ट करेगा और फिर वायरल डीएनए वुड बिकम पार्ट ऑफ द होस्ट सेल डीएनए। इज दैट व्हाट हैपेंस? वायरस जब भी एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा अपना डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या कहते हैं इंसर्ट कर देगा। वुड दैट हैपन? एएस में पढ़ा था एचआईवी करते हुए, राइट? हमारे पास अगर एक इंसान का कोई टारगेट सेल वायरस से अटैक्ड है तो उस इंसान का जो सैंपल होगा, ओके आई रिवाइज इट अ बिट, आई थिंक सो आई वुड शो यू द ASK notes, एक सेकेंड, we were doing infectious diseases the other day। अच्छा जी, सी, हमारे पास HIV वायरस है, HIV वायरस इज इंसर्टिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड अ होस्ट सेल। ये हमारे पास RNA वायरस है। आरएनए वायरस जो है उसने अपना आरएनए जो है, जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है, उसने इंसर्ट कर दिया ये होस्ट सेल में। वो आरएनए पहले कन्वर्ट होगा इनटू अ डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम आरएनए को, जो होस्ट सेल का आरएनए, सॉरी, जो वायरस का आरएनए है, उस वायरस के आरएनए को हम वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देंगे। एंड दैट वायरल डीएनए वुड इंसर्ट इटसेल्फ इनसाइड द डीएनए ऑफ द होस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान की हम बात करें, कोविड की बात कर लेते हैं, कोविड के टारगेट सेल्स क्या थे, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स थे। कोविड का जो वायरस था वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स को अटैक कर रहा था। यानी कि अगर किसी की बॉडी में कोविड जाएगा तो इट वुड बेसिकली एंटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम सेल्स।
और वो वहां पे जाके क्या कहते हैं अपना जो डीएनए है वो इंसर्ट कर देगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से अब जो हमारा डीएनए है वो इस तरह का दिखाई देगा। हमारे पास अपना डीएनए तो होगा ही, दिस इज द होस्ट सेल डीएनए इन ग्रीन, और जो हमारे पास ग्रे या डार्क ब्लू कलर का है वो हमारे पास वायरल डीएनए है। और फिर हमारे पास जो होस्ट सेल वाला सेक्शन है उससे होस्ट सेल के प्रोटीन्स बन रहे होंगे, और जो वायरस वाला सेक्शन है उससे वायरल प्रोटीन्स बन रहे होंगे। इज दिस मेकिंग सेंस? Now, if I want to check whether a person has the virus or whether the person does not have virus, हम क्या करेंगे, हम सस्पेक्ट करें ना कि सिम्टम्स हैं ये वायरस के, वायरल डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेट्स से कोविड के सिम्टम्स हैं। हम क्या करेंगे, हम सैंपल ले लेंगे उस पेशेंट के, किसी भी क्या कहते हैं, कोविड में हम क्या करते थे, हम रिस्पिरेटरी सिस्टम से ही सैंपल ले रहे होते थे। अगर किसी ने पीसीआर करवाया हो तो आपका जो नेजल कैविटी है उसमें क्या कहती हैं, आपका जो टेस्टिंग स्टिक होती थी वो डाली जाती थी। नेजल में क्यों, नाक के अंदर ही क्यों डाली जाती थी, कहीं और से सैंपल क्यों नहीं ले रहे थे? बिकॉज कोविड किस चीज को आपके अफेक्ट कर रहा था, आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था, राइट? रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपका जो म्यूकस बनता है वो कौन से सेल्स बना रहे होते हैं, वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स बना रहे होते हैं। तो हम सैंपल वहीं से लेंगे जहां पर हमारे जो वायरस है वो अटैक जिन सेल्स को कर रहा होगा, इस वजह से वो सैंपल नोज का लेते थे, ठीक है, म्यूकस का लेते थे जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोड्यूस हो रहा होता था। अगर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स के अंदर वो वायरल डीएनए है, तो हम जब वो डीएनए देखेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे द डीएनए दैट वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आवर पेशेंट, तो हमारे पास उस डीएनए में वायरल डीएनए हमें नजर आएगा। डू यू ऑल एग्री दैट इफ अ पर्सन इज कोविड पॉजिटिव, तो उसका क्या कहते हैं जो सैंपल है उसके अंदर जो डीएनए होगा, उस डीएनए के अंदर हमें वायरल डीएनए भी नजर आ रहा होगा, एंड दैट वुड कंफर्म वेदर द वायरस हैज इन्फेक्टेड द पर्सन और नॉट। तो हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम बहुत ज्यादा कॉपीज उसकी बना लेते हैं ताकि हम श्योर हों, ताकि हम कंफर्म हो कि सारी कॉपीज में हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वायरल डिजीजेस। तो हमारे पास पीसीआर का एक पर्पस क्या होता है, एक पर्पस होता है हमारे पास मेडिकल डायग्नोस्टिक ऑफ वायरल डिजीजेस। फिर हमारे पास ऑब्वियसली जेनेटिक इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के एस्पेक्ट से हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या कहते हैं, स्टडीइंग एंड रिसर्च ऑफ जीन म्यूटेशन। अगर हम किसी जीन म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई किसी के डीएनए में कोई म्यूटेशन हुई है, तो हम उसका डीएनए सैंपल ले लेंगे और हम क्या कहते हैं उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बना लेंगे, और हम कॉपीज में देख रहे होंगे कि क्या हमें म्यूटेशन नजर आ रही है कि नहीं आ रही। सो व्हाट वी वुड डू, हम बहुत सारे सैंपल्स देंगे, हम उनकी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाएंगे, तो हमारे पास क्या कहते हैं, वी कैन इजीली स्टडी एंड रिसर्च डिफरेंट जीन्स एंड सी डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बिकॉज हमारे पास हम एक जीन को एक्सट्रैक्ट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये तो सबसे आसान होगा आप लोगों के लिए समझना, एप्लीकेशन क्लोनिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किस तरह से यूज कर रहे होता है, एम्पलीफाइंग डीएनए for recombinant DNA technology. Any questions about any application of PCR? फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। अगर किसी को वायरल डिजीज है तो उसके क्या कहते हैं, डीएनए में वायरल डीएनए होगा। अगर किसी के सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है तो उसके सेल का जो डीएनए है उसके अंदर वायरस होगा, वायरल डीएनए होगा, सॉरी। तो अगर मैं किसी की क्या कहते हैं, आई एम सस्पेक्टिंग दैट समबडी माइट हैव अ वायरल डिजीज, हम उसका एक सैंपल लेंगे, उसका जो डीएनए है उसको हम एम्पलीफाई कर देंगे, उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनाएंगे, सो दैट वी आर श्योर कि हमसे कोई गलती नहीं हो रही है, सारी जो कॉपीज हैं उनमें हमें सेम रिजल्ट नजर आ रहे हैं, विच इज दैट देयर इज अ वायरल डीएनए प्रेजेंट।
सो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स ऑफ वायरल डिजीजेस में हम पीसीआर को इसलिए यूज कर रहे होते हैं टू सी वेदर कि जो हमने डीएनए सेक्शन ऑब्टेन किया है उसमें वायरल डीएनए है कि नहीं है। सही है।